ओके, स्टार्ट करें। नमस्कार, आप सुन रहे हैं वीवन रेडियो 90.8 FM। आज मेरे साथ डॉक्टर रेखा ग्रासिया मूल उदयपुर जिले से आती हैं और आज अपनी सेवाएं नाहर हॉस्पिटल भीनमाल में दे रही हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में जो कि कहा जाए कि एक स्त्री एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ जो कि हिंदी में कहा जाता है, वो आप हैं। और स्त्रियों से जुड़े कई विषयों को हम कवर करते आए हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी लोगों में व्याप्त हैं। तो अक्सर हमने सुना है, जैसा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियो स्टेशन में। और आप एक उदयपुर कम्युनिटी से जब आप खड़ी हुई और आपने एक MBBS की पढ़ाई करी, एक MD गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में जब आप खड़ी होती हैं, तो मैं अक्सर ये भी देखता हूँ कि इस बेल्ट में, इस एरिया में दाई माँ का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा एक उनका भागीदारी है। हर गांव में दाई माँ होती है जो बच्चों की और जो डिलीवरीज होती है महिलाओं की और उनकी केयर, उनका जो पूरा काम है वो सारा वो दाई माँ देखती है। और उसी परिवेश में से आप निकल कर आती हैं और एक MBBS MD डॉक्टर बन जाती हैं। तो आप अपने आप को उनके समक्ष कैसे रखती हैं? मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने आप को गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में देखती हूँ। तो क्योंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि रूरल में ये देखा गया है कि जैसे गायनेकोलॉजिस्ट जो है उनको ये समझ नहीं होती कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास हमें कंसल्ट करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज कम होती है। तो वो अपने गांव में ही दाई माँ से डिलीवरी कराना चाहते हैं। तो जैसे कि ये ट्रेडिशन चला आ रहा है पुराना कि तब पुराने टाइम में हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, आसपास फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो ये ट्रेडिशन बन गया है कि वो इजी तरीका ढूंढते। तो इजी तरीका ये होता था कि गांव में जो भी आपकी दाई अवेलेबल है उनसे आप डिलीवरी करा लेते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी वहां डिलीवरी कराने के नुकसानों की तरफ। तो ऐसा देखा जाए तो जैसे दाई माँ डिलीवरी कराती है, ऐसा नहीं कि वो डिलीवरी करा नहीं पाती है, उनसे डिलीवरी हो नहीं पाती, वो बिल्कुल डिलीवरी कराती है। लेकिन वो तब अच्छा था जब आपके पास सोर्सेज नहीं थे। लेकिन अब जब आपके पास सोर्सेज हैं तो मैं चाहूंगी कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी कराएं। क्योंकि नुकसान जैसे मैं आपको बताऊं तो दाई माँ जो घर पे डिलीवरी कराती हैं उसमें सबसे पहली चीज इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। उनको इन्फेक्शन की नॉलेज नहीं है कि किस चीज से इन्फेक्शन रहता है, हमें सेफ कैसे डिलीवरी करानी है, बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो बच्चे को और माँ दोनों को इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि डिलीवरी कराते कराते उनके पास मॉनिटरिंग के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हॉस्पिटल में देखा जाए तो आपके पास CTG मशीन, फीटल डॉपलर मशीन होती है, जिससे आप बच्चे की धड़कन सुनते हैं, बच्चे को मॉनिटरिंग करते हैं। आप कुछ टाइम में देखते हैं कि जो आपका लेबर है वो अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं। इस चीज के लिए आपके पास मशीन है, पर दाई माँ के पास ऐसा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। तो वो देखा जाए तो ब्लाइंडली डिलीवरीज करा रही हैं। इसके बीच में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है तो उनको टाइम रहते समझ नहीं आती। कई बार उनकी डिलीवरी कराते कराते बच्चा योनि के मार्ग में फंस जाता है या बच्चे की धड़कन चली जाती है, मतलब बच्चे की डिलीवरी कराते कराते मृत्यु हो जाती है। तो उनको ये चीज समझ ही नहीं आती, क्योंकि उनको तो धड़कन सुनने के लिए उनके पास कोई सोर्स है नहीं। वो डिलीवरी के बाद समझ आता कि ओ हमने टाइम लगा दिया और बच्चा हमारे हाथ से निकल चुका है। या फिर वो डिलीवरी से पहले जैसे जांचें होती है, जैसे एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन की जांच होती है, तो उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि मदर में खून की कमी है। तो डिलीवरी के बाद में कई बार खून बहुत ज्यादा चला जाता है। तो उनको जब तक समझ आता है कि अब हमें हॉस्पिटल जाना है, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वो मदर को और बच्चे को ऑलरेडी बहुत नुकसान तक पहुंचा चुकी होती है। तो ये भी एक नुकसान है। इसके अलावा जैसे आप हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं तो आपको उसके साथ ही आपको ये कुछ चीजें बताई जाती है कि बच्चे को कब आपको टीका लगवाना है, बच्चे को कैसे हैंडल करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है। तो ये सारी चीजें आपको होम डिलीवरी में या दाई के पास डिलीवरी कराने पे ये सारी चीजों का आपको नॉलेज हो नहीं पाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में पहुंच कर डिलीवरी कराएं ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम हो। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। थैंक यू डॉक्टर रेखा ग्रासिया की। ये एक बहुत ही प्रासंगिक बात है कि किस तरीके से दाई माँ के साथ या उनके भरोसे पर रहना कभी कभी, या ये कहा जाए कि अक्सर आपको नुकसानदेह हो सकता है और ये बच्चे के लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो एक बहुत ज़रूरी है कि एक अस्पताल में एक सारे इक्विपमेंट्स के बीच में एक बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम के बीच में अगर आप अपने डिलीवरी का अगर ऑप्शन लेते हैं
या उसकी माँ और बच्चे की जो सुरक्षा की जो गारंटी मिलती है वो शायद आपको दाई माँ के स्वरूप में ना मिल पाए। क्योंकि दाई माँ को गलत कहना फिर भी मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि वो रूरल एरिया में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। लेकिन ये पॉइंट भी मैं करना चाहूँगा कि वक्त रहते आप डॉक्टर्स की सलाह भी लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा काल होता है। प्रेगनेंसी कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, वो एक 9 महीने का पूरा एक प्रोसेस है। तो उस बीच में कोई भी व्यक्ति इतना अरेंज कर ही सकता है कि वो एटलीस्ट डॉक्टर से मिल ले। और जो कि मेरा ये, जहाँ तक कि मेरी समझ है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि डॉक्टर से मिलने से आप उसकी भविष्य की जो सारी समस्याएं हैं, जो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, वो आप पहले ही डायग्नोस कर देंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा नेक्स्ट बात में कि आपको क्या क्या समस्याएं दिखती है अक्सर जो रूरल बेल्ट्स में, आप चूंकि रूरल बेल्ट में काम कर रही हैं, नाहर हॉस्पिटल जो एक जनसेवा के लिए रूरल एरिया में ही खुला है और एक मल्टी स्पेशलिटी बड़ा हॉस्पिटल है, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है? क्योंकि इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, फिर भी आप क्या कोई प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही है आज भी? हाँ जी बिल्कुल। जैसे जालोर डिस्ट्रिक्ट की क्यों किसी भी रूरल एरिया की बात करें तो इंडिया में मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है वो होता है एनीमिया। तो महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। तो महिलाओं में खून की कमी बहुत कॉमन देखी गई है। अगर मैं आपको लमसम बताऊं तो लगभग 10 से 15 मैटरनल डेथ पर 1000 बर्थ देखी गई है। उसमें से भी 50% डेथ जो होती है वो एनीमिया के कारण होती है। तो खून की कमी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी चीज ये है यहाँ पे हाई पैरिटी रेट। हाई पैरिटी रेट का मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो है वो नंबर ऑफ बर्थ इंक्रीज होता है। मतलब कई बार फीमेल हमारे पास आती है, हमें पता चलता है वो उसका 6ठा 7वां या 8वां बच्चा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डिलीवरी बढ़ती है उसके साथ ही कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती है। उनको पीपीएच मतलब कि पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद होने वाले जो खून का स्त्राव है वो ज्यादा होता है जितनी नंबर ऑफ डिलीवरी बढ़ती है, वो देखा गया है इधर। दूसरा यहाँ पे जैसे एजुकेशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे अर्ली मैरिजेस देखी गई है कि थोड़ा जल्दी शादी हो जाती है। तो जब माँ बनती है कोई महिला तो ऑलरेडी उसकी एज इतनी कम होती है कि वो खुद इतनी सक्षम नहीं है खुद को संभालने के लिए, मेंटली और फिजिकली भी। तो उसमें वो माँ बन रही होती तो उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये सब देखने को मिला है। दूसरा यहाँ पे देखा गया है कि जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, अनचाही प्रेगनेंसी, उसमें महिलाएं कई बार अपनी ही मर्जी से एमटीपी पिल्स, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए पिल्स खा लेती हैं और वो ब्लीड करती हमारे पास आती है कि बहुत बुरी तरह से वो ब्लीड कर रही है। वो पहले से उनमें खून की कमी थी और वो ब्लीड कर रही है और उनमें और ज्यादा उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो देखा गया है। दूसरा यहाँ पे महिलाओं में जब तक ये देखा गया कि वो उन्हें ही नहीं लगता कि कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई परेशानी है, तब तक वो हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहती प्रेगनेंसी में। तो अर्ली प्रेगनेंसी में कम से कम एक सोनोग्राफी होना जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो बच्चा है कई बार वो ट्यूब में लग जाता है। जैसे बच्चेदानी की बजाय वो ट्यूब में लग गया तो उन्हें समझ ही नहीं आया क्योंकि उन्होंने कभी सोनोग्राफी कराई नहीं। वो जब तक हमारे पास पहुंचती तो कई बार ये होता है कि ट्यूब में बच्चा लगा था, वो ट्यूब फट चुकी और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में पहुंचती है तो वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। तो उनमें अवेयरनेस की जरूरत है कि वो टाइम रहते अपना जो है चेकअप करा लें। तो ये सारी चीजें देखने को मिली है। ये तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्या है। इसके अलावा जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो समस्या है उसमें देखा गया प्रोलेप्स। प्रोलेप्स का मतलब ये होता है कि आपकी कुछ उम्र के बाद में आपकी मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती है और बच्चेदानी जो है वो नीचे के रास्ते बाहर झूलने लगती है। तो जो शुरू में महिलाएं जो है वो अपना शायर नेचर होता है उनका, थोड़ी शर्म करती है, वो बताना नहीं चाहती कहीं। तो धीरे धीरे वो पूरी तरह से बच्चेदानी जब बाहर आ जाती है तब वो आके पहुंचती है कि हमें अब इसका इलाज चाहिए। या फिर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, मतलब सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है वो हाइजीन अपना मेंटेन नहीं कर पाती। अर्ली स्टेज में उन्हें पता होता है कि कुछ बदबू आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती शर्म के मारे, तो वो सीधा एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर में हमारे पास पहुंचती है। तो उस टाइम में इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब समस्या रूरल एरिया में और जालोर में भी देखने को मिलती है। ये मैं तो स्पीचलेस हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक इन्फ्लुएंस बात है और आपका जो फ्लो है बात करने का और जो आपका कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर जो कमांड है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे श्रोताओं को। V1 रेडियो 90.8 FM पे आप सुन रहे हैं डॉक्टर रेखा ग्रासिया नाहर हॉस्पिटल भीनमाल से, और एक रूरल बेल्ट से उठकर आज हमारे बीच हमारे ही लोगों की सेवा में तत्पर हैं और इतनी एनर्जेटिक है जो कि मैं आपकी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ यहाँ। तो बशर्त अगर आपको कोई भी ऐसा पेशेंट दिखाई दे जो रूरल एरिया में गायनेकोलॉजी से रिलेटेड है तो उन्हें ये सलाह दीजिए कि वो डॉक्टर्स को अवश्य मिलें और शर्म हया में नहीं रहे, सोच विचार में नहीं रहे, झिझके नहीं और जाकर डॉक्टर से सीधा कंसल्ट करें। एक अच्छे अस्पताल में जाएं और एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज कराएं। तो डॉक्टर साहब, मैडम, जो कि आपके लिए ये उचित वर्ड रहेगा
कि मैडम आप मुझे ये बताइए कि आपको आज नाहर हॉस्पिटल में आकर आपको यहाँ पर काम कर कर किस तरीके का अनुभव महसूस हो रहे हैं, जो मोस्टली जो यहाँ पर कॉमन केसेस आप देख रही हैं स्त्री एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ होने के नाते और नाहर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मुझे नाहर हॉस्पिटल में काम करके बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने इस तरह का हॉस्पिटल इस एरिया में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस तरह की फैसिलिटीज, सारे इक्विपमेंट, बहुत अच्छी टीम यहाँ मिल पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रीजन में ब्लड बैंक का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जो एज ए गायनिकोलॉजिस्ट जो हम काम करते हैं उसमें हमें कहीं भी कभी भी खून की जरूरत पड़ती है, क्योंकि महिला में डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से पहले कई बार खून की कमी देखने को मिलती है। हम जहाँ एक्सपेक्ट नहीं करते वहाँ भी कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, कई बार ऑपरेशन करते हुए हमें खून की जरूरत पड़ती है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है नाहर हॉस्पिटल में कि आपके पास ब्लड बैंक अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एक पूरी टीम है। टीम का मतलब कि आपके पास गायनिकोलॉजिस्ट के साथ साथ आपके पास सर्जन है, पीडियाट्रिशियन है, मतलब बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ भी है, सर्जन भी है। तो कई लोग अगर सर्जरी करते हुए हम कई बार देखते हैं कि हिस्टेक्टमी मतलब जो बच्चेदानी का ऑपरेशन है वो करते हुए हमने कई बार पाया कि बच्चेदानी आंतों से चिपकी हुई है या फिर बच्चेदानी जो मूत्र मार्ग वाला जो ब्लैडर रहता है उससे चिपकी हुई है। तो उसके लिए हमें सर्जन की जरूरत पड़ती है। तो हम इंट्रा ऑप सर्जरी करते करते भी हमें सर्जन को बुलाते हैं के लिए, तो आ जाते हैं। तो हम पूरी टीम मिलके काम करती है, तो टीम में काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये सब कुछ है। इसके अलावा हमारे पास आईसीयू की सुविधा है जो आसपास कहीं देखने को मुश्किल मिलती है, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हम ले सकते हैं। वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास फिजिशियन अवेलेबल है, जो अगर कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेट होके वेंटिलेटर पे पहुंचता है तो उसके लिए भी हमारे पास फिजिशियन है जो उसको भली भांति अच्छे से समझ के पूरा ट्रीट करते हैं। ये सारी सुविधा होने के साथ में हमारे पास बहुत ट्रेंड अच्छा स्टाफ है जो कि 24/7 अवेलेबल रहता है पेशेंट्स के लिए। तो उनको ये मतलब कमी नहीं लगती है कि हमारे पास इस रात में कोई नहीं था या दिन में कोई नहीं था। उनके पास 24/7 आपकी जो भी क्वेरीज रहती है उनको सॉल्व करने के लिए रहता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि हमारे नाहर हॉस्पिटल में जो हमारा डिपार्टमेंट है गायनिकोलॉजी, उसमें हम सभी प्रकार की साधारण और जटिल डिलीवरी करा रहे हैं। बच्चेदानी से रिलेटेड समस्या होती है जैसे सफेद पानी का गिरना, खून ज़्यादा गिरना, वो समस्या का इलाज करते हैं। बच्चेदानी की ऑपरेशन है जिसे हम हिस्टेक्टमी कहते हैं, वो योनि के मार्ग से, पेट के मार्ग से, हाथ से और लेप्रोस्कोपिकली भी हम करते हैं। नसबंदी के ऑपरेशन करते हैं। बच्चेदानी में गठान या अंडाशय में जो गठान होती है उसका ऑपरेशन करते हैं। जो निसंतान दंपति है उनका भी IUI की प्रोसीजर के द्वारा इलाज होता है। तो ये सारे इलाज हमारे नाहर हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात है कि नाहर हॉस्पिटल भीनमाल में इतने सारे इलाज और बहुत ही एक साधारण सी अप्रोच पे हमारे को वो हासिल हो सकते हैं, बशर्ते हमें नाहर हॉस्पिटल जाना होगा और आपसे मिलना होगा। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, ये आपकी बातों में झलक रहा है कि एक स्त्री एवं प्रसूता रोग में क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ये आज हमें यहाँ पर जानने को मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो अक्सर आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो एक गर्भवती की जो शुरुआत होती है, जो उससे कहा जाता है कि आप ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अखबारों में अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे अलग ज्ञान बट रहा है और कोई आदमी कहीं और कुछ अलग बता देता है, कोई दाई माँ अलग ज्ञान दे देती है। तो मैं अब एक डॉक्टर से जानना चाहता हूँ, एक आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए शुरुआत से, जब वो एक गर्भवती की शुरुआत होती है। जैसे प्रेगनेंसी जो है वो बहुत लंबा टाइम है, वो पूरे 9 महीने का पीरियड है। उसके बाद डिलीवरी के बाद भी उसे बच्चे को संभालना है, तो ये बहुत लंबा पीरियड है। तो इसकी बात मैं शॉर्ट में करना चाहूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता पाऊँ। तो हमारी प्रेगनेंसी जो है उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं। 3 ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीनों में बांट लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो होता है आपके लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से लेके एंड ऑफ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, आपकी जो आपने धारण किया है इसमें बच्चा बहुत एक स्मॉल छोटे से स्ट्रक्चर से शुरू होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनना धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। तो ये बहुत ही डेलिकेट पीरियड होता है। इस टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये है कि जैसे ही आपको समझ आता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप सबसे पहले अपने लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल के लिए पता लगाए कि आपको कहाँ दिखाना है। तो ताकि आप क्या करेंगे कि जब भी आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो आप समझ पाएंगे कि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन होने पे कहाँ कंसल्ट करना है। उसके साथ ही आप अपने डॉक्टर के साथ एक कंफर्टेबल बॉन्ड बना पाएंगे, ताकि आप नेक्स्ट विजिट पे जा पाए, आगे जा पाए, तो आपको जो भी पूछना है या समझना है वो समझ पाए। दूसरी चीज़ जो है वो है टैबलेट फोलिक एसिड। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें टैबलेट फोलिक एसिड का लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डॉक्टर सलाह देते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ऐसे ही बोल दिया हमें नहीं लेना है, टैबलेट ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फोलिक एसिड टैबलेट है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी समस्या को होने से रोकता है, तो वो लेना इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट।
तो जो प्रेगनेंसी के टाइम में, स्पेशली शुरू के 3 महीने के टाइम में आपको डाइट का खास ध्यान रखना है। इस टाइम में आपको घर का बना हुआ पौष्टिक आहार, साफ सुथरा आहार लेना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। दूसरा, देखा जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन जो समस्या होती है वो होती है वॉमिटिंग की। तो महिलाओं में कई बार ये है कि उन्हें उल्टी का मन करता है, खाना खाने को नहीं भाता है, तो वो कोशिश करें कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील ले। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील का मतलब छोटे छोटे अमाउंट में ज़्यादा बार खा ले, अगर एक बार नहीं खाया जाता है तो। इसके अलावा आपको लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि आपको जैसे वॉमिटिंग हो रही है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं। तो आप पानी, अच्छे अमाउंट में पानी ले, कम से कम 1.5 से 2 लीटर लिक्विड एक दिन में आपको लेना है। इसके साथ ही आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर लेनी है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि ये आपके फ्रूट्स में होते हैं, जैसे पालक है, इसके अलावा संतरा, केला, एप्पल, इनमें अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये फूड आपको अच्छे से लेना है। दूसरा, एडिक्वेट रेस्ट लेना है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो चीज़ नहीं करनी चाहिए उसमें सबसे पहली चीज़ है सेल्फ मेडिकेशन। मतलब आपको अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं लेनी कि आपको लगता है कि मुझे बुखार है या दर्द है तो अपनी मर्जी से आपने कुछ भी ले लिया। आपको पहले इंश्योर करना है कि ये जो दवाई है आपके बच्चे के लिए भी, आपके साथ साथ बच्चे के लिए भी सुरक्षित है, तब भी आप वो दवाई लें। दूसरा, खाने में आपको बहुत ज़्यादा तीखा, तला, फ्राइड खाना, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। कई महिलाओं को पूछना होता है कि हम चाय पी सकते हैं क्या, तो उसका ये है कि आप चाय को थोड़ा सा अवॉइड करना है। आपको कैफीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। आप कोशिश करिए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 1 से 2 कप आप ले सकते हैं, ज़्यादा आप कैफीन ना लें। इसके अलावा फ्रूट्स में आपको रॉ पपाया, मतलब अधपका जो पपीता होता है वो, या अधपका पाइनएप्पल है, वो अवॉइड करना चाहिए। वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है बच्चे के लिए, ये कर सकते हैं। और आपको पूरी प्रेगनेंसी में अल्कोहल, मतलब शराब का और स्मोकिंग का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बहुत नुकसानदायक होता है बच्चे के लिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखने वाली ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर मैं आपका फोकस लाऊँ सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर पे, तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मोटा मोटा बताओ तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का टाइम जो होता है वो होता है 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक। इसमें बच्चे के कुछ ऑर्गन फॉर्मेशन होते हैं, बच्चे के अंदर की जो चीज़ें हैं वो बनना स्टार्ट होती है धीरे धीरे और बनती है। और लास्ट ट्राइमेस्टर होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, वो होता है आपका 28 वीक से लेके टिल डिलीवरी तक। उसमें आपका बच्चा जो है फुल मैच्योरिटी गेन करता है, वेट गेन करता है, एक प्रॉपर शेप लेता है। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाला टाइम होता है। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, सबसे पहली ये है कि आपको इसमें डाइट अच्छे से लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट आपके जो है बोन और कार्टिलेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है बच्चे के। इसके अलावा आप कहीं का डाउट रहता है कि एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ योगा कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। जो योगा और एक्सरसाइज जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है उसमें हम मना नहीं करते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में हम पहले से उनको बता देते हैं कि आपको ये सब नहीं करना है, पर अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में आप ये कर सकते हैं। इससे आप थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा लेथार्जिक फील होता है हार्मोन के चेंजेस के कारण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हल्का फुल्का ये सब कुछ कर सकते हैं, इससे आप फ्रेश फील करेंगे। और इसके साथ ही आपको पोस्चर का मेन डाउट रहता है महिलाओं में कि हम किस तरह से सोना चाहिए। तो उसका ये है कि आपको सोते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप सीधा नहीं सोए, पीठ के बल सीधा सोने की बजाय आप कोशिश करें कि करवट पे सोए। प्रीफरेबली आप लेफ्ट हैंड की तरफ करवट करके सोए। अगर आप थक जाते हैं तो राइट हैंड भी ले सकते हैं, पर लेफ्ट हैंड की तरफ करवट करके सोए। उससे क्या होता है कि आपका जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपके यूट्रस में बच्चा है, तो यूट्रस में बाहर है, बच्चेदानी में बाहर है, वो आपके वेसल्स को प्रेस करता है। तो आप सीधे सोते हैं तो बच्चे को सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो आप कोशिश करें कि करवट पे सोए, ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखो ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन आपके बच्चे को भी इफेक्ट करता है। आपके दांतों की सफाइयों का ध्यान रखो। कई बार महिलाओं में होता है कि मेरे को स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, तो स्ट्रेच मार्क होना नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में आपका जो पेट है उसकी स्किन जो है वो पूरे टाइम में कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच हो रही है। तो आपके जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं स्किन के, वो रप्चर होते हैं, इस वजह से स्ट्रेच मार्क होते हैं। तो उसके लिए आप कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई लोशन यूज़ कर सकते हैं, वो सब आप लगा सकते हैं। और जो नहीं करना है आपको प्रेगनेंसी में, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप फ्रीक्वेंट जो है ट्रैवलिंग ना करें, लंबी ट्रैवलिंग ना करें, और कोई ओवर एक्सर्शन मतलब कोई भारी वजन वगैरह है वो ज़्यादा आपको नहीं उठाना है। और एल्कोहल, स्मोकिंग तो आपको पूरे थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर तक ध्यान ही रखना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करो। बहुत बड़ी और बहुत सटीक जानकारी आज हमें हासिल हुई डॉक्टर रेखा ग्रासिया से। और जो कि एक ग्रासिया कम्युनिटी में मैंने अक्सर ऐसी स्टोरी सुनी है कि आदिवासी महिलाएं अपने घर से जब निकलती थी तो वो प्रेग्नेंट होती थी, और जब वो लकड़ी काटने गई थी और आते हुए वो एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में लकड़ी लेकर आ रही है। तो ऐसी स्टोरीज भी हमें सुनने को मिलती है। तो ये मारवाड़ जो है ये बहुत ही मजबूत प्रदेश माना गया है। ये विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली जो यहाँ के लोग हैं, जो एकदम एक्सट्रीम गर्मी में और एक्सट्रीम कोल्ड में भी यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा है। यही कारण रहा है, ये मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे लोगों को सहने की बड़ी आदत है। ये सहने की जो आदत है ये कभी कभी नुकसानदायी भी हो जाती है,
इसलिए वक्त रहते डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। और इतने अनुभवी डॉक्टर्स आज हमारे बीच हैं, मैं तो कहूँगा ये हमारे ही नहीं, हमारे जालोर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है कि इतनी अनुभवी महिला चिकित्सक और इतनी यंग एज में आज हमारे बीच में, हमारे साथ में, हमारे लिए काम कर रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपका। और जाते जाते एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपको और पूछना चाहता हूँ, जो एक जनता के दिल की आवाज़ है कि अक्सर हमने देखा है कि बड़े हॉस्पिटल, जो कि आप ही एक बड़े हॉस्पिटल, नाहर हॉस्पिटल की आती हैं, तो हम बड़े हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं क्योंकि एक आवाम जो है वो डरती है कि एक बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक तो सिजेरियन डिलीवरी हो जाएगी, मतलब वो जो है कह दे देसी भाषा में तो वो चीरा लगा लेंगे, वो सर्जरी कर देंगे, या वो बिल बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं, पैसे कमाने के लिए ऐसा कर देते हैं। तो उसके बारे में मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ भ्रांति है, ये गलत फहमी लोग अपने दिमाग में लेके घूमते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सिर्फ सिजेरियन ही होता है। ऐसा नहीं है। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं भी फील कर पाती हूँ, दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट भी ये चाहते हैं कि हमें बस बच्चा और जच्चा जो है वो सुरक्षित देना है, माँ और बच्चा जो है वो सुरक्षित देना है। इसके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए आपको नॉर्मल ही कराना है, सिजेरियन ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जैसे इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हमें सिजेरियन ही करना पड़ता है, तो वो इंडिकेशंस है। जैसे मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो कुछ चीजें जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, जिसमें आवल, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में अमाल बोलते हैं जिसको, वो बच्चेदानी में नीचे के भाग में पहले बच्चे से पहले वो बैठी हुई है, तो वो ब्लीड कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल देना बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक है, तो उसमें हम सिजेरियन करते हैं। इसके अलावा जैसे नीचे का रास्ता जो है वो सकरा है, मतलब नीचे जो बोन्स जो है, हड्डियां हैं, वो रास्ता सकरा है जिससे बच्चे के आ पाना मुश्किल है, वो हम पहले असेस करके देखते हैं कि बच्चे की साइज जो है वो इस रास्ते के हिसाब से नहीं बनी है, तो हम सिजेरियन करते हैं। इसके अलावा नीचे के रास्ते में कोई गठान है, जैसे बच्चेदानी में कोई गठान है जो बच्चे को नीचे आने से रोक सकती है, जैसे कि बच्चेदानी में अंडाशय के गठान है जो रोक सकती है, उसमें हम सिजेरियन करते हैं। इसके अलावा जैसे बच्चा आड़ा है जिसका नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आड़ा बच्चा जो है उसके लिए जितनी जगह चाहिए वो पॉसिबल ही नहीं नॉर्मल होना, तो उसमें हम सिजेरियन करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हमें करना ही होता है, और कुछ जैसे आजकल देखा गया है कुछ कॉमन इंडिकेशंस है जो इसमें ऐसा है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी उसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चे और माँ की सुरक्षित रखने के लिए उसमें करते हैं सिजेरियन। जैसे कि आप देखा जाए प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, मतलब उसका पहले भी सिजेरियन हुआ था, तो अब ऐसा नहीं है कि पहले जिसमें सिजेरियन हो चुका उसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल है, असंभव है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल दिया जाए तो पुराने टांकों के खुलने की संभावना रहती है, इसलिए हम माँ और बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए उसमें हम सिजेरियन करते हैं। इसके अलावा ब्रीच प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, मतलब बच्चा उल्टा है, मतलब पैरों के रास्ते नीचे आ रहा है, तो उसमें भी कई लोग बोलते हैं कि उसमें तो डिलीवरी पॉसिबल है, हमने तो कराई थी, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा है कि बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर पूरा बच्चा तो बाहर आ जाता है लेकिन बच्चे का सर जो है वो रास्ते में फंस सकता है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा सुरक्षित मिले, इसलिए उसमें हम सिजेरियन करते हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया कि माँ को दर्द तो आ रहा है, रास्ता खुलना शुरू तो हुआ, लेकिन कई घंटों तक देखा गया रास्ता पूरा खुला ही नहीं है, तो फिर कुछ कंडीशन में सिजेरियन करना पड़ता है। या फीटल डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं, बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, उसमें करते हैं। तो कुछ इंडिकेशंस है जिसमें नहीं करना चाहिए, किसमें करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल गलतफहमी ना रखें आप कि प्राइवेट में सिजेरियन ही होता है। ये बहुत बड़ी, बहुत सटीक जानकारी दी, क्योंकि एक पॉइंट टू पॉइंट हमें बताया गया है कि कोई भी डॉक्टर बिना किसी कारण की सर्जरी नहीं करता है, उसकी सर्जरी के पीछे इतने सारे रीज़न होते हैं और इससे भी कई ज़्यादा है, ये तो डॉक्टर ने केवल यहाँ मेंशन किए हैं। तो कई ऐसे रीजंस हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखेंगे, परख के ये बात का फैसला लिया जाता है कि किस तरीके से हमें सिजेरियन करना है या नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं फिर भी आपको संज्ञान दिला दूं कि ऐसा आपका जो मोटो है वो बहुत पवित्र है, लेकिन आजकल जो डॉक्टर का जो पेशा है वो एक व्यापार का रूप ले रहा है, और व्यापार की एक अंधी दौड़ के अंदर व्यक्ति सिजेरियन डिलीवरीज के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर्स नहीं करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो अक्सर ऐसा प्रेरित कर देता है। तो मैं आपसे फिर भी एक जनता के रूप में आवाज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप एक नाहर हॉस्पिटल से आती हैं, तो नाहर हॉस्पिटल की क्या पॉलिसी रहती है? आप ऐसा ही मैं जानना चाहूँगा कि आप कितनी नॉर्मल डिलीवरीज करवाते हैं? अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर जो है हमारा जो एक मोटो जो मैंने आपको बताया कि जच्चा बच्चा सुरक्षित देना है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जब तक हमारी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश रहती है उतना हम नॉर्मल कराते हैं, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है तब जाके हम सिजेरियन करते हैं। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आप कितनी नॉर्मल डिलीवरी, रेशियो वाइज आपको बताऊं तो कम से कम 80% जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, 20% सिजेरियन हो रहे हैं, तो बहुत कम है। ये एक अच्छा आंकड़ा आपने मुझे दिया, ताकि एक हमारी जनता, हमारे श्रोताओं को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक जो रेशियो है वो लगभग 80-20 का रहता है। 80% नॉर्मल डिलीवरीज रहती है और 20% केसेस में सिजेरियन डिलीवरी भी हो जाती है।
परसेंटेज ऊपर नीचे भी हो सकते हैं केसेस की, हर चीज़, हर जांच के ऊपर पड़ताल के बाद ये चीज़ फैसला लिया जाता है कि सिजेरियन करना है या नहीं। ये स्कैम, ये चीज़ आजकल मार्केट में बहुत देखने को आ रही है कि हम नॉर्मल हॉस्पिटल में भी सिजेरियन डिलीवरी के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आप प्रेरित होने से पहले अगर आपको ये चीज़ याद है या ये चीज़ आपके ध्यान में है तो हमेशा सजग रहें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर को पूछें कि आप ये फैसला क्यों ले रहे हैं और इसके बारे में दूसरे डॉक्टर से भी सलाह लें। सिजेरियन डिलीवरी की जांच ज़रूरी नहीं है कि वो एंड मोमेंट पे ही ली जाए, वक्त रहते भी आप ये चीज़ पहले से भी पता लगा सकते हैं कि क्या इस डिलीवरी के चांसेस सिजेरियन के या नॉर्मल के होंगे। तो ये जहाँ तक कि जो आपने हमें बात बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है और नाहर हॉस्पिटल में डेफिनेटली मेरी उम्मीद है कि आपका ये जो सेवा का जो प्रकल्प है ये आप लोगों तक पहुँचेंगी और जन जन की सुविधाओं को, जन जन को लोगों तक उनकी जो जच्चा और बच्चा की जो सुरक्षा के लिए जो आपने अपना जो मिशन किया है और एक उदयपुर के एक रूरल एरिया के उस बेल्ट से उठकर लोगों के लिए आप यहाँ पे आज काम कर रही हैं, तो मैं मानता हूँ ये अपने आप में एक प्रेरणास्पद है, एक बहुत ही बड़ी बात है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, वीवन रेडियो 90.8 FM की तरफ से। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी वीवन 90.8 रेडियो का, जो मेरे को मौका दिया कि मैं अपनी बात श्रोताओं तक पहुंचा पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप सुनते रहे वीवन रेडियो 90.8 FM। हम फिर हाजिर होंगे इसी तरीके के हेल्थ शोज लेकर, स्पॉन्सर्ड बाय नाहर हॉस्पिटल भीनमाल, जो कि जिले का नंबर 1 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।